अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान पर आने वाले इस इम्तिहान में पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को अल्लाह पाक एक दफ़ा फिर सुरख़रू करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और इसमें अपनी राय का इज़हार भी करें। क्योंकि आपकी राय के इज़हार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, नेपाल में हुकूमत का तख्ता उल्ट गया। अगर इसको हम यहाँ से शुरू करें कि सबसे पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और अभी नेपाल में और आगे आने वाली बारी है नेपाल की। वहाँ भारत नवाज़ हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है। खित्ते में भारतीय तसल्लुत का खात्मा होता जा रहा है। बांग्लादेश के बाद नेपाल से भी भारत को बुरी खबर मिली है और नेपाल के वज़ीर ख़ज़ाना को बाज़ारों में फ़रार होना पड़ा और अवाम के हाथों ऐसी दुर्गत बनी है कि जिस्म के कपड़े तक ना रहे। भारत की मैड जैसे मोदी, हिम्मत शाह और डोल साहब हैं, डॉक्राइन इनकी जारी है, तो वो वक़्त दूर नहीं जब भारत में भी ऐसे ही मनाज़र पेश करेंगे और फिर हिम्मत शाह और मोदी जो हैं, वो भी शायद अपने कपड़े बचाने की कोशिश करें, लेकिन भारतीय अवाम उनके कपड़े तक जिस्म पर ना छोड़े। भारत में भी आरएसएस माइंडसेट का तसल्लुत खत्म होगा। अक़लियतों पर जो ज़ुल्म होने का सिलसिला है, वो भी एक ना एक दिन थमेगा, खत्म होगा। भारत ने खुद साख्ता चौधरी होने के नाते खित्ते में अपनी अजारादारी कायम कर रखी है। बांग्लादेश, श्रीलंका से भारत की अजारादारी का बुरी तरह खात्मा हुआ। बांग्लादेश में बरसों की सरमायाकारी डूबती पूरी दुनिया ने देखी। अब ऐसी ही सरमायाकारी भारत ने नेपाल में कर रखी थी। जहाँ भारतीय खुफिया एजेंसी ने भारत रियासत के अंदर रियासत बना रखी थी, जो मगरबी जो जो अभी इस वक़्त जो माज़ूल नेपाली हुकूमत की जो है वो आशीर्वाद से चल रही थी। नेपाल के हुक्मरानों ने मुल्क भारतीय तसल्लुत में दे रखा था। अपने अवाम के रोज़गार की उनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी। नौजवान नस्ल हुक्मरानों की इयाशियों से तंग थे क्योंकि अवाम रोज़गार से महरूम थे, तालीम से महरूम थे और करप्शन की शरह जो है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा थी। सोशल मीडिया पर पाबंदी ने चंगारी का काम किया जिसने पूरे भारतीय जो तसल्लुत है उसको तहस-नहस करके रख दिया। गौरतलब अमर ये है, मार्का हक के बाद भारत का खित्ते में बाकी तसल्लुत भी एक-एक करके ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी तरफ पीटीआई ख़ास तौर पर मोहम्मद सलेही ने पाकिस्तान से जोड़ना शुरू किया है कि पाकिस्तान की अब बारी है। अब बंदा इनको समझाया कि पाकिस्तान की बारी जो है वो पाकिस्तान दे चुका है। पाकिस्तान जो है वो एक डिक्टेटर की तसल्लुत से आज़ाद हो चुका है। जी, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क पर एक डिक्टेटर का राज था, जो फ़ौज के अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर इस मुल्क को चला रहा था और इस मुल्क की अवाम को उसने यरग़माल बनाया हुआ था और इस मुल्क के जो जमहूरी सियासतदान थे, उनको जेलों में डाला हुआ था और कुछ को उसने मुल्क से बाहर भेजा हुआ था। फिर उस मुल्क की जो सियासतदान हैं, वो एक इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वो सलूक तो नहीं किया जो इस वक़्त नेपाल में हो रहा है या फिर बांग्लादेश पे हुआ था, लेकिन इक़्तिदार से उसको निकाला। मेरे ख़्याल में मुहज़्ज़ब कौमों की तरह निकाला, जत्थों में मिलकर आग लगाकर नहीं निकाला, बल्कि इमरान खान साहब को जो एक जमहूरी तरीक़ाकार है, मुल्क में अपोज़िशन जमातों ने मिलकर एक वोट के ज़रिए मुल्क की जो सियासत है या जो हुकूमत है उनकी ख़त्म की। तो पाकिस्तान में तो ये इनकलाब आ चुका है, यहाँ पर एक डिक्टेटर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक़्त जेल में पड़ा हुआ है। तो मोहम्मद सलेही साहब, बारी पाकिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बारी जो है वो आ चुकी है और पाकिस्तान का डिक्टेटर इस वक़्त जेल में पड़ा हुआ है। भगोड़े मोहम्मद सलेही को कोई बताया कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भारत नवाज़ हुकूमतों का खात्मा हुआ है और पाकिस्तान से भारत नवाज़ का जो हुकूमत का खात्मा है, वो मेरे ख़्याल में 2022 में तहरीक-ए-अदमात के नतीजे में हुआ था। इस वक़्त भारत नवाज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जेल में करप्शन की सज़ा काट रहे हैं और नेपाल में भी वज़ीर-ए-आज़म करप्शन और दीगर अयाशियों पर फ़ारिग हुआ है, जिस पर आपका फ़ेवरेट लीडर जेल में भुगत रहा है और ये बात कोई गलत भी नहीं है। भारत नवाज़ था, वो कहता था कि मैं क्या इंडिया पर हमला कर दूँ? करता हमला, शहबाज़ शरीफ़ ने तो हमला किया ना, तो नहीं देखा ना और फिर वो जो कश्मीर जो भारत को बेच कर आया था, वो भारत नवाज़ था। तो इसलिए आपकी बात ठीक है, भारत नवाज़ हुकूमतें जो हैं वो इस खित्ते से ख़त्म हो रही हैं और भारत के तसल्लुत से आहिस्ता-आहिस्ता आज़ाद हो रही हैं। 9 मई के इंतशारी कैफ़रे किरदार तक पहुँच रहे हैं, सिलसिला जारी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड के गाड़ी
जलाने का फैसला जो है वो सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, रुबीना जमील और अफशां तारक को मुकदमे से जो है वो बरी कर दिया। जुर्म साबित होने पर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की कैद सजा सुनाई गई है और साबिक आर्मी चीफ की नवासी खदीजा शाह को 5 साल की कैद सुनाई गई है। अब फैसला साबित करता है कि मुकम्मल मेरिट पर सुनाया गया, इसलिए जिनकी बरीयत बनती थी उन्हें बरी किया गया है और उनकी जिनकी सजा बनती थी उन्हें सजा दी गई है। फिर चाहे वो साबिक आर्मी चीफ की नवासी ही क्यों ना हो, वो जो सजा उनको मिलनी थी वो मिल कर रही है। ये सजाएं साबित कर रही हैं कि रियासत किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज न कर रही है और ना आने वाले वक्त में कुछ कंप्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है। होना भी ऐसे ही चाहिए। ये मेरे ख्याल में बनता भी यही है कि आप इस बात को कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इस चीज को कब तक बर्दाश्त करेंगे। और वो बर्दाश्त ना करके अब देखें 9 मई में अ, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब इन्वॉल्व नहीं है तो वो बरी हो रहे हैं। वो खालिद रुबीना साहिबा जो हैं वो नहीं इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे फारिग हो रही हैं। लेकिन इससे पहले वो चाहे वो सनम जावेद साहिबा हों या फिर अभी खदीजा शाह साहिबा हों, इनकी तो एक-एक चीज़ शामिल है। ये तो माफ़िया माँगने के बावजूद वैसे के वैसे ही हैं। कुछ लोगों ने माफ़ी माँगी, इंसान बन गए, उनको रियासत ने माफ़ भी कर दिया हुआ है। वो किसी जगह पे उनका नाम भी तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ साबित करती है कि अगर आप जुर्म करेंगे और उस पर बाकायदा तौर पर पंजाबी च कहंदे ने आकड़ोगे, तो फिर आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। एक और खबर जो बड़ी धमाकेदार है, वो भी आपसे शेयर करना बहुत लाज़मी है, जो आज कतर में हुआ, उस पर मेरे ख़्याल में बात ना की जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। मैं ख़ैर ये बड़ी अहम बात है, इसको ज़रा थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ की अगर पूरी कौम आज पाँव धो-धो कर पिए, तब भी एहसान नहीं उतार सकती है। अब पता चलेगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने अरबों की जो डील थी ठुकरा कर एटमी धमाके क्यों किए थे। एटमी धमाकों से पाकिस्तान को महफूज़ बनाया था। साबित हो गया सोने, हीरे, दिनार, तेल या फिर गैस आपको महफूज़ नहीं बना सकता, बल्कि एटम बम ही इस वक़्त दुनिया में आपको खुदा की ज़ात के बाद महफूज़ बना सकता है। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फ़ज़ाई हमला करके मकबूज़ा फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंज़ीम हमास की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाया। दोहा में कतारा के इलाका में मुकामी वक़्त के मुताबिक स्पैर कई धमाके सुने गए, जिसके बाद फ़ज़ा में धुआँ जो है वो उड़ता हुआ नज़र आया। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली फ़ज़ाइया ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। हमले के फ़ौरी बाद अरब मीडिया ने दावा किया कि इसराइली फ़ज़ाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा खलील शहीद हो गए हैं। ताहम अल जज़ीरा ने हमास ज़राए के हवाले से बताया कि अजलास में मौजूद हमास के रहनुमा इसराइली हमले में महफूज रहे। अब यहाँ पे एक बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जिनका उस वक़्त का जो एहसान है, जो इस कौम पर है, वो मेरे ख़्याल में वो चाहे उस वक़्त होते तो 5 अरब डॉलर लेते और साइड पे हो जाते। क्योंकि 5 अरब डॉलर जो हैं वो उन्होंने जब उस वक़्त ले लेते, तो उस वक़्त 5 अरब डॉलर जो हैं वो बहुत बड़ी रकम थी। वो स्विस बैंक में ले लेते, वो अपने किसी फैमिली अकाउंट में ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क सबसे पहले है और आज अगर आप इस चीज़ को देखें, तो मुल्क जो है वो आपके सामने है। मुल्क को आपने महफूज़ होते देखा है। नवाज़ शरीफ साहब के साथ-साथ एक चीज़ और का ज़िक्र करना बड़ा ज़्यादती होगी, आपकी बहादुर अफ़वाज। वो उस एटम बम की रखवाली बहादुर अफ़वाज, जिन्होंने 10 मई को साबित किया कि वो चाहे इसराइल हों, चाहे वो भारत हों, चाहे वो कोई और दुश्मन मुल्क हो, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि एक तो इसकी हिफाज़त करने वाला खुद खुदा की ज़ात है, जिसने कलमे की बुनियाद पर ये मुल्क बनाया। दूसरा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का चलाया हुआ वो एटम बम, जो भुट्टो साहब से लेकर इस रास्ते में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सदर इसहाक खान थे, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, चाहे वो दरमियान में ज़ियाउल हक साहब आए थे, सब इस प्रोग्राम को लेके चले। मुझे इसहाक डार साहब की वो इंटरव्यू याद है जिसमें उन्होंने बताया था कि मुझे विज़िट करवाया गया कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा था जितने मर्ज़ी पैसे ले लोगे, हालाँकि पैसों के बड़े इश्यू होते थे इसहाक डार साहब। उन्होंने कहा जितने मर्ज़ी पैसे ले लो, जहाँ तक ये आप पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने कहा था जी इतने पैसे मिल जाएँ तो हम ये 6 महीने में कर लेंगे। तो डार साहब ने अगर आपने कहा कि अगर इतने मिल जाएँ तो फिर कहा जी फिर 3 महीने। तो उन्होंने कहा जी आप 3 महीने में मुकम्मल करें, 6 महीने का इंतज़ार ना करें। 6 महीने तक कौन जिया और कौन मरा। और वो बात उनकी सच साबित हुई कि उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत ही नहीं रही थी। तो इसमें हिस्सा सबका है, किरदार सबका है। हमारी बहादुर फ़ौज जिस तरह पाकिस्तान को लेके चल रही है और 10 मई को जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान और इसराइल को देखें, डायरेक्ट ही तौर पे उन्होंने ये जो
उस वक़्त है वो भारतीय फ़ौज को शिकस्त दी थी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन बातिनी तौर पर पीछे आपको याद है कि जो इज़राइल बैठा हुआ था, असल शिकस्त इज़राइल को हुई थी। तो बहादुर फ़वाद को भी सलाम, नवाज़ शरीफ को भी सलाम, इस मुल्क की अवाम को भी सलाम, जो इन चीज़ों को समझते हैं, और अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ़्ज़ ईमान में रखे। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। सैलाब के हवाले से आपको पता ही है जो चीज़ें चल रही हैं, बस मैं तो दुआ करूँगा, जिस तरह पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत मिलकर लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं, लोगों के लिए लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लाखों, अब इस वक़्त तक 45 लाख लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर चुके हैं, और इसी तरह कुछ तकरीबन 20 लाख जानवर जो हैं वो पंजाब हुकूमत रेस्क्यू कर चुकी है। ये मरियम नवाज़ का एक बड़ा काम है, अल्लाह पाक इस काम में के अजर दे। और बड़ी दुःख होता है, तकलीफ़ होता है कि आपने 1 साल लगाकर सड़कें, पुल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, और वो ऐसे दिनों में सैलाब ने तबाह किए हैं। फिर दोबारा सारा कुछ बनाएँगे, इंशाअल्लाह बनाएँगे। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ बनेगा। बस आप दुआ माँगे कि खुदा की ज़ात हम पर रहम करे। गुज़ारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़।